जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, हम झारखंड जीके को एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर रहे हैं। आज हमारा 29वां दिन है और इसमें हम देखेंगे झारखंड में विविध का पार्ट 1। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि एक भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने 28 दिनों को कवर किया है और आज हमारा 29वां दिन है और एक क्लास आएगा जिसमें हम झारखंड के विविध का पार्ट 2 करेंगे और पूरा झारखंड जी के एमसीक्यू के माध्यम से हमारा कवर हो जाएगा। इसके बाद आप इसे बार बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे और अगर आपने अभी तक पीछे के वीडियोज को नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो आज झारखंड में विविध का जो पहला चैप्टर है वो है झारखंड में प्रथम, यानी कि झारखंड में जो सबसे पहले, झारखंड में जो प्रथम है उसे हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके सवाल लगाते हैं। सबसे पहला सवाल है, झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहां पर मिलता है? झारखंड का जो पहला साहित्यिक उल्लेख मिलता है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। याद रखिएगा, झारखंड का सबसे पहला साहित्यिक उल्लेख कहां मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। कहां पर? ऐत्रेय ब्राह्मण में। झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण प्राप्त होता है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। झारखंड शब्द का पहला प्रमाण, पहला प्रूफ जो है वो कहां से प्राप्त होता है? तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। याद रखिएगा, साहित्यिक उल्लेख कहां से? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। और जो पहला झारखंड शब्द का जो पहला प्रूफ हमें मिलता है किससे? तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। झारखंड में अंग्रेजों का पहला प्रथम प्रवेश इनमें से किस क्षेत्र में हुआ था? तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश हुआ था सिंहभूम में। कहां पर? सिंहभूम में। याद रखिएगा, झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम से हुआ था। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा है? झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह है। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह है। तो हम ढाल विद्रोह के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कि ढाल विद्रोह का अगर कार्यकाल, समय पूछा जाएगा, समयकाल पूछा जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा 1767 से 1777 तक ढाल विद्रोह चला था, यानी कि 10 वर्षों तक ढाल विद्रोह चला था। ढाल विद्रोह झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था। ठीक है, ढाल विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था, जनजातीय विद्रोह। ठीक है, अच्छा, ढाल का मतलब ये कि ढाल राजा की अगुवाई में, ठीक है, संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। अच्छा, यहां पर क्या है? 1767 से 1777 तक। और ढाल भूम का जो ये ढाल विद्रोह है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, ढाल भूम का राजा जगन्नाथ ढाल के द्वारा। ठीक है, ढाल भूम का राजा जगन्नाथ ढाल के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, और इसके बाद याद रखिएगा, इसी विद्रोह को, ढाल विद्रोह को दबाने के लिए, ढाल विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट रुक तथा चार्ल्स मैगन को, याद रखिएगा, ढाल विद्रोह को दबाने के लिए, ढाल विद्रोह के दमन करने के लिए, कुचलने के लिए अंग्रेजों ने कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन को भेजा था। तो याद रहेगा ये बात। चलिए, अच्छा, अगला जो विद्रोह है अंग्रेजों के खिलाफ, जो जनजातीय विद्रोह में दूसरा जो विद्रोह है वो है चुआर विद्रोह। कौन सा? चुआर विद्रोह है। और इसका अगर समयकाल पूछा जाएगा तो 1769 से 1805। देखिए, ढाल विद्रोह 1767 से 1777, चुआर विद्रोह 1769 से 1805। अच्छा, चुआर विद्रोह में कुछ नाम याद रख लीजिएगा बस, जैसे कि श्याम गंजम है, रघुनाथ महतो है, सुबल सिंह है, जगन्नाथ पातर है, मंगल सिंह, लाल सिंह, ये सब जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जो कि इनमें क्या बोलते हैं कि मुख्य रूप से बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया था। अच्छा, जो क्या बोलते हैं कि चुआर विद्रोह, इसका एक मुख्य नारा पूछा जाता है, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, चुआर विद्रोह का यह प्रमुख नारा था। ठीक है, और इस विद्रोह को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, सुनिएगा ध्यान से, लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फोर्ब्स और मेजर क्रॉफ्ट को, लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फोर्ब्स और मेजर क्रॉफ्ट को इस विद्रोह के दमन के लिए भेजा गया था। ठीक है, तो यहां तक ये बात रखिएगा। पहला ढाल विद्रोह, दूसरा चुआर विद्रोह। ठीक, अब देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड राज्य में किया गया पहला विद्रोह कौन सा? तो फिर से यहां पर आ गया ढाल विद्रोह, दूसरा उसके बाद चुआर विद्रोह। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। अच्छा, झारखंड का पहला सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो झारखंड का पहला सुसंगठित जनजातीय विद्रोह था कोल विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह। और अगर देखिए, ध्यान रखिएगा कि कोल विद्रोह के समय काल के बारे में पूछा जाएगा तो ये इसका समय काल था 1831-32। ठीक है, 1831-32 के आसपास कोल विद्रोह का व्यापकता, मतलब व्यापक रूप से, व्यापक पैमाने पर, थोड़ा अच्छा लेवल पर कोल विद्रोह फैला था। अच्छा, इसके पहले क्या था?
झारखंड का पहला जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह, दूसरा चुआर विद्रोह। लेकिन अगर पहला जनजातीय विद्रोह, सुसंगठित विद्रोह अगर पूछा जाएगा व्यापक तौर पे जो फैला था, वो था आपका कोल विद्रोह 1831-32। ठीक है। अच्छा, कोल विद्रोह का जो मेन नेता था वो बुद्धू भगत था। कौन? बुद्धू भगत था। और कोल विद्रोह को दबाने के लिए कैप्टन विल्किंसन यहां पर कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास इसके द्वारा किया गया था। अच्छा, कोल विद्रोह मतलब जब कोल विद्रोह हुआ था जनजातियों के द्वारा, तो अंग्रेजों का साथ कौन से राजा ने दिया था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि अंग्रेजों का साथ जो है, अंग्रेजों के साथ मिलकर के किस राजा ने ये क्या बोलते हैं कि उसका साथ दिया था? तो याद रखिएगा, जगतपाल सिंह। ठीक है, जगतपाल सिंह, जो कि पिठौरिया का राजा था। किसका? पिठौरिया का राजा था, याद रखिएगा। अच्छा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ झारखंड के किस क्षेत्र से हुआ था? तो 1857 के विद्रोह का प्रारंभ हुआ था रोहिणी देवघर से। ठीक है, रोहिणी देवघर से, जिसके बाद यहां पर यहां जो रेजिमेंट था उसे भागलपुर ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है। अब झारखंड राज्य के निर्माण का पहला प्रयास इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो किसके व्यक्ति के द्वारा? तो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। झारखंड राज्य के निर्माण का पहला प्रयास जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। ठीक है। झारखंड राज्य के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? मधु कोड़ा थे। ठीक है, मधु कोड़ा, याद होगा आप लोगों को मधु कोड़ा के बारे में। ठीक है। अच्छा, देखिए, झारखंड राज्य की प्रथम महिला मंत्री का नाम क्या है? तो झारखंड राज्य की पहली महिला मंत्री जोबा मांझी। कौन? जोबा मांझी। झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, झारखंड राज्य की महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह। झारखंड राज्य की महिला आयोग की पहली अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह। कौन? लक्ष्मी सिंह। आगे देखिए, झारखंड राज्य में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति अल्बर्ट एक्का थे। नाम सुना होगा आपने। झारखंड राज्य में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति अल्बर्ट एक्का। कौन? अल्बर्ट एक्का। और यहां पर जो बुद्धू भगत आप देख रहे हैं, ये कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। कौन थे? कोल विद्रोह के प्रमुख नेता। झारखंड राज्य में अशोक चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति, तो झारखंड राज्य में अशोक चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति रणधीर वर्मा। ठीक है, झारखंड राज्य में अशोक चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति रणधीर वर्मा। ठीक है। अब देखिए, झारखंड राज्य की पहली अंतरराष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा इस बात को, सावित्री पूर्ति। सावित्री पूर्ति अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर जो है झारखंड राज्य की सावित्री पूर्ति। अच्छा, झारखंड राज्य की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने ओलंपिक खेला है? तो ये कौन थे? निक्की प्रधान। याद रखिएगा, निक्की प्रधान। ठीक है, झारखंड राज्य की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम जिसने ओलंपिक खेला, तो याद रखिएगा निक्की प्रधान। झारखंड राज्य की पहली अंतरराष्ट्रीय महिला एथलीट विजय नीलमणि खैलको। झारखंड राज्य की पहली अंतरराष्ट्रीय महिला एथलीट विजय नीलमणि खैलको। ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला, तो याद रखिएगा प्रेमलता अग्रवाल। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला प्रेमलता अग्रवाल। झारखंड राज्य का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, उसका नाम है दीपसेन गुप्ता। झारखंड राज्य का पहला शतरंज खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, उसका नाम है दीपसेन गुप्ता। झारखंड राज्य के उस प्रथम क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसे पकड़ने हेतु अंग्रेज ने 1000 का इनाम रखा था। तो ये थे आपके बुद्धू भगत, कोल विद्रोह के प्रमुख नेता। ठीक है, कोल विद्रोह 1831-32। ठीक है, याद रखिएगा कोल विद्रोह के बारे में। अब देखिए, सबसे पहला सुसंगठित और व्यापक तरीके से फैला कोल विद्रोह ही था झारखंड का जनजातीय विद्रोह। ठीक है। अच्छा, झारखंड राज्य का पहला हिंदी मासिक पत्रिका का नाम, झारखंड राज्य की पहली हिंदी मासिक पत्रिका का नाम घर बंधु था। याद रखिएगा, घर बंधु। झारखंड राज्य की पहली हिंदी मासिक पत्रिका का नाम घर बंधु था। क्या था? घर बंधु। झारखंड राज्य का पहला हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम, तो झारखंड राज्य की पहली हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम राष्ट्रीय भाषा। क्या था? राष्ट्रीय भाषा। याद रखेंगे। झारखंड राज्य का पहला अंग्रेजी दैनिक पत्रिका, तो झारखंड राज्य का पहला अंग्रेजी दैनिक पत्रिका डेली प्रेस। पहली हिंदी मासिक पत्रिका कौन सा था? घर बंधु। और दैनिक पत्रिका राष्ट्रीय भाषा। याद रखिएगा, झारखंड राज्य का पहला हिंदी मासिक पत्रिका, मंथली पत्रिका जो था घर बंधु। पहला हिंदी डेली पत्रिका यानी कि दैनिक पत्रिका राष्ट्रीय भाषा। पहला इंग्लिश दैनिक पत्रिका डेली प्रेस। पहला हिंदी इंग्लिश दैनिक पत्रिका डेली प्रेस। और उसके बाद यह भी याद रखिएगा कि झारखंड राज्य का जो पहला हिंदी साप्ताहिक पत्रिका था उसका नाम था आर्यावर्त। क्या? आर्यावर्त। तो यहां से ये याद रखिएगा, झारखंड राज्य का पहला हिंदी मासिक पत्रिका घर बंधु, झारखंड राज्य का पहला हिंदी दैनिक पत्रिका यानी कि डेली आने वाला राष्ट्रीय भाषा,
झारखंड राज्य का पहला इंग्लिश डेली पत्रिका डेली प्रेस, ठीक है। और उसके बाद झारखंड राज्य का हिंदी साप्ताहिक पत्रिका आर्यावर्त, आर्यावर्त। झारखंड की पहली फिल्म का नाम क्या है? तो आक्रांत है। झारखंड की पहली फिल्म का नाम आक्रांत है। झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म, तो झारखंड राज्य की पहली नागपुरी फिल्म सोनाकर नागपुर, सोनाकर नागपुर। झारखंड की पहली संथाली फिल्म का नाम, झारखंड की पहली संथाली फिल्म का नाम मुख्य बाह्य, मुख्य बाह्य। झारखंड की पहली संथाली फिल्म का नाम। झारखंड राज्य का पहला विश्वविद्यालय, पहला यूनिवर्सिटी कौन सा? तो याद रखिएगा रांची यूनिवर्सिटी। झारखंड राज्य का पहला यूनिवर्सिटी रांची यूनिवर्सिटी। अच्छा, झारखंड राज्य का पहला यूनिवर्सिटी निम्न में से कौन सा है? झारखंड राज्य का पहला यूनिवर्सिटी सेंट कोलंबस यूनिवर्सिटी हजारीबाग, सेंट कोलंबस यूनिवर्सिटी महाविद्यालय हजारीबाग। झारखंड राज्य का पहला महाविद्यालय सेंट कोलंबस महाविद्यालय यूनिवर्सिटी हजारीबाग। झारखंड राज्य का पहला चिकित्सा महाविद्यालय, तो झारखंड राज्य का पहला चिकित्सा महाविद्यालय राजेंद्र चिकित्सा विद्यालय महाविद्यालय रिम्स, ठीक है। रिम्स जो है राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है। तो ये है आपका रिम्स रांची, झारखंड का पहला मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। झारखंड का पहला मेडिकल कॉलेज। झारखंड राज्य का प्रथम आयुर्वेदिक आयुर्वेद महाविद्यालय कौन सा भैया? तो ये देखिए राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा। झारखंड का पहला तांबा कारखाना किस स्थान पर खोला गया था? तो झारखंड राज्य का पहला तांबा कारखाना घाटशिला में खोला गया था। झारखंड राज्य का पहला तांबा कारखाना घाटशिला में खोला गया था। झारखंड में पहला बिजली घर किस स्थान पर? तो झारखंड राज्य में पहला बिजली घर तिलैया में स्थापित किया गया था। झारखंड राज्य का पहला बिजली घर तिलैया में स्थापित किया गया था। झारखंड राज्य में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब किया गया? झारखंड राज्य में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 में किया गया। झारखंड राज्य में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 में किया गया। निम्न में से कौन सा झारखंड राज्य का प्रथम रेल मार्ग है? तो निम्न में से झारखंड का पहला रेल मार्ग कलकत्ता से राजमहल, कलकत्ता से राजमहल। झारखंड राज्य का प्रथम सीमेंट उद्योग कौन सा है? झारखंड राज्य का प्रथम सीमेंट उद्योग जपला सीमेंट उद्योग। झारखंड राज्य का प्रथम सीमेंट उद्योग जपला सीमेंट। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी जुएल लकड़ा। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले झारखंड के पहले आदिवासी व्यक्ति कौन? तो जुएल लकड़ा, याद रखिएगा जुएल लकड़ा। अच्छा, अल्बर्ट एक्का के बारे में आपने सुना अभी थोड़ी देर पहले, अल्बर्ट एक्का जिन्हें की परमवीर चक्र से नवाजा गया, पहले झारखंड के व्यक्ति। अच्छा, झारखंड के सर्वोच्च न्यायालय में, झारखंड के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले न्यायाधीश नियुक्त होने वाले झारखंड राज्य के पहले व्यक्ति, तो याद रखिएगा झारखंड राज्य के पहले व्यक्ति थे M.Y. इकबाल, M.Y. इकबाल, न्यायाधीश M.Y. इकबाल, ठीक है। ये झारखंड राज्य से हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने वाले झारखंड के पहले व्यक्ति थे। अच्छा, झारखंड राज्य में प्रथम महिला डाकघर कहां खोला गया था? तो प्रथम महिला डाकघर खोला गया जमशेदपुर में, ठीक है, जमशेदपुर में। झारखंड राज्य में प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना रांची में की गई थी। झारखंड राज्य में पहला महिला फास्ट ट्रैक महिला कोर्ट की स्थापना कहां में? रांची में की गई। झारखंड राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियुक्ति की जाने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन? तो याद रखिएगा सीमा सिन्हा। कौन? सीमा सिन्हा, ठीक है। झारखंड राज्य का प्रथम ईसाई मिशन, झारखंड राज्य का प्रथम ईसाई मिशन गॉसनर मिशन। झारखंड राज्य का प्रथम ईसाई मिशन गॉसनर मिशन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहला ईसाई मिशन तो कौन था? गॉसनर मिशन। और गॉसनर मिशन का वास्तविक संस्थापक का नाम पूछा जाएगा तो याद रख लीजिएगा डॉक्टर हेकरलिन, ठीक है, डॉक्टर हेकरलिन। और यह भी याद रखिएगा कि जो गॉसनर मिशन है वो जर्मनी के क्रिश्चियन डेलीगेट्स के द्वारा, जर्मनी के क्रिश्चियन डेलीगेट्स के द्वारा यहां पर गॉसनर मिशन की स्थापना करी गई थी, जिसका साथ दिया था छोटा नागपुर का कमिश्नर था उस समय कोई कर्नल औसले और डिप्टी कमिश्नर हेनिंगटन, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर हेनिंगटन। अच्छा, एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली पहली आदिवासी महिला का नाम? तो एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली पहली आदिवासी महिला विनीता सोरेन, विनीता सोरेन। अब हम देखेंगे झारखंड में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, ये सब देखेंगे कि कौन कौन से हैं। इसके फैक्ट देखते हैं। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये जो बूढ़ाघाट जलप्रपात है झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा लगभग 137 मीटर है, 137 मीटर, जो कि 450 फीट के बराबर होता है। और ये बूढ़ाघाट जलप्रपात जो है वो लातेहार में स्थित है। कहां पर? लातेहार जिले में स्थित है। और ये जो है किस नदी पर ये बूढ़ाघाट जलप्रपात बनाता है? किस नदी के ऊपर? तो उत्तरी कोयल नदी के ऊपर, ठीक है, उत्तरी कोयल नदी के ऊपर। और उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियां जो
क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियां, और ये सोन नदी क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल के छत्तीसगढ़ में एंट्री करती है। उसके बाद मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बिहार में जाकर के पटना में गंगा नदी में जाकर ये सोन नदी मिल जाती है, ठीक है। और इसी में झारखंड से आकर के उत्तरी कोयल नदी अपने जल को गिराती है और उसी उत्तरी कोयल नदी पर लातेहार में बूढ़ाघाट जलप्रपात का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अब देखिए रजरप्पा जो जलप्रपात है ये रामगढ़ में है, ठीक है, रामगढ़ में, ठीक है, याद रखिएगा रामगढ़ में। और जौना जलप्रपात रांची में और हुंडरू जलप्रपात भी रांची में है। अच्छा, निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है सारंडा वन क्षेत्र, ठीक है। झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र सारंडा वन क्षेत्र, ठीक है, सारंडा वन क्षेत्र। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, इसे याद रख लीजिएगा। झारखंड राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, तो झारखंड राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है जामताड़ा। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जामताड़ा, ठीक है, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जामताड़ा। झारखंड राज्य की सर्वाधिक वन आच्छादित यानी कि फॉरेस्ट कवर्ड जिला कौन सा है? फॉरेस्ट से ढका हुआ जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा लातेहार, ठीक है, लातेहार। अब देखिए कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य का न्यूनतम वनों से आच्छादित होने वाला जिला जो है वो है जामताड़ा, ठीक है, जामताड़ा, याद रखिएगा। झारखंड राज्य में लोहे की सबसे बड़ी खान, तो झारखंड राज्य में लोहे की सबसे बड़ी खान नोवा मुंडी में है। झारखंड राज्य में लोहे की सबसे बड़ी खान नोवा मुंडी में है। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोकारो चिड़ियाघर, बोकारो। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोकारो जी है। अच्छा, झारखंड जू, झारखंड राज्य में सबसे बड़ा अजायब घर किस शहर में स्थित है? जो म्यूजियम है किस शहर में स्थित है? तो ये याद रखिएगा रांची में स्थित है, रांची म्यूजियम, ठीक है, रांची म्यूजियम। आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन सा प्रमंडल है? तो यह है आपका संथाल परगना। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल संथाल परगना, संथाल परगना। अच्छा, झारखंड राज्य संथाल परगना में कितने जिले आते हैं? तो संथाल परगना में 6 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं भैया? साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और देवघर। तो 6 जिले आते हैं संथाल परगना में, ठीक है, संथाल परगना में। अब आगे देखिए, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जलप्रपात है? तो झारखंड के रांची में सर्वाधिक जलप्रपात है। झारखंड के रांची में सबसे ज्यादा जलप्रपात है। और कौन कौन से याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए। दसम जलप्रपात, सोनवा जलप्रपात, जौन्हा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, सीता जलप्रपात, तीरू और पंगुरा, जिसमें आपको केवल हुंडरू, दसम, जौन्हा और सोनवा याद रखना है, ठीक है। और सीता जलप्रपात के बारे में भी याद रख लीजिएगा। तो रांची के ये जलप्रपात है। अच्छा, लातेहार में कौन कौन से जलप्रपात है? तो लातेहार में, जो कि अभी हमने देखा कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात लातेहार में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 137 मीटर या फिर 450 फीट, और ये उत्तरी कोयल नदी पर यह जलप्रपात बनता है। अच्छा, दुमका जिले में कोई भी जलप्रपात नहीं है। और हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में 2 जलप्रपात हैं, जिसे सूरजकुंड जलप्रपात और बोकारो जलप्रपात कहा जाता है, ठीक है। हजारीबाग में 2 जलप्रपात, सूरजकुंड जलप्रपात, और याद रखिएगा सबसे, इसे सूरजकुंड जो है ये गर्म जलकुंड है, भारत में सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड, ठीक है। झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गर्म जलकुंड है? तो अभी हमने कहा था हजारीबाग में क्या बोलते हैं, सूरजकुंड, ठीक है, सूरजकुंड, ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है कि जो झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान है जमशेदपुर। झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान है जमशेदपुर। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट। सर्वाधिक गर्म स्थान जमशेदपुर, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट। क्या समझ में आ रहा है? याद भी हो रहा होगा। आगे देखिए, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है हजारीबाग, ठीक है। देखिए, अगर स्थान के बारे में पूछे, प्लेस, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो आपको बताना है नेतरहाट, जो कि लातेहार में पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर जिला पूछे ओवरऑल, तो याद रखिएगा हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग है। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान है नेतरहाट। यहां स्थान की बात हो रही है, तो झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी। और अब थोड़ा सा दामोदर नदी के बारे में यहां पर हम बात कर लेते हैं। दामोदर नदी
लातेहार के चंदवा प्रखंड के टोरी नामक जगह से जो है दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी निकलता है और ये निकल करके हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा इन सब से पास करते हुए ये धनबाद से क्या होती है, धनबाद के बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाता है। अच्छा, इसके पश्चिम बंगाल में धनबाद जो यहाँ लातेहार से लेकर के पश्चिम बंगाल के बॉर्डर तक में झारखंड क्या बोलते हैं, हजारीबाग में कुछ नदियां आकर के मिलती हैं, जैसे कि दामोदर नदी की सहायक नदी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, दामोदर नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है आपके बराकर नदी, ठीक है, बोकारो नदी, कोनार, जमुनिया, ये सब नदी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और दामोदर नदी झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी है। दामोदर नदी का गिरिडीह वाले स्थान से लेकर क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक के क्षेत्र को दामोदर नदी का जैविक मरुस्थल घोषित कर दिया गया है। क्या? जैविक मरुस्थल, यानी कि बायो डेजर्ट। ठीक है, बायो डेजर्ट, जैविक मरुस्थल इसे घोषित कर दिया गया है। सबसे क्या बोलते हैं प्रदूषित नदी है झारखंड की, क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे प्लांट्स वगैरह है। इसे बंगाल का, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था और ये पश्चिम बंगाल में एंट्री करके कोलकाता में मतलब हुगली नदी में जाकर के ये अपने जल को गिरा देती है और उसके बाद ये जो है हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये बात हो गया दामोदर नदी से रिलेटेड। अच्छा, स्वर्णरेखा नदी जो है, स्वर्णरेखा नदी ये कहां से निकलता है भैया? तो ये निकलता है छोटा नागपुर पठार में, रांची के नगड़ी नामक जगह से स्वर्णरेखा नदी निकलता है। और स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एक ऐसी नदी, याद रखिएगा, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से अपने जल को गिराती है। यानी कि ये रांची के नगरी से निकलती है, फिर उसके बाद उड़ीसा में प्रवेश करती है और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि ये अपने जल को स्वर्णरेखा नदी अपने जल को किसी और नदी को नहीं देती है कि जाकर के तुम मेरे जल को बंगाल की खाड़ी या फिर समुद्र में जाकर के गिरा दो। ये कहता है मैं स्वतंत्र हूं, मैं खुद से बंगाल की खाड़ी यानी कि अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाऊंगी। तो स्वर्णरेखा नदी नगरी से जो बंगाल की खाड़ी तक के सफर को खुद ही तय करती है, किसी नदी के पास अपना जल को नहीं देती है। यानी कि स्वतंत्र रूप से अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली जो नदी है वो है आपका स्वर्णरेखा नदी। उत्तरी कोयल नदी सोन नदी में जाकर के अपने जल को गिराती है और सोन नदी फिर जाकर के गंगा नदी में अपने जल को गिराती है और जब गंगा नदी तब जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। तो इतना ये लंबा दूरी तय करता है। दक्षिणी कोयल नदी भी नगड़ी से ही, मतलब रांची के नगड़ी से ही दक्षिणी कोयल नदी क्या करती है, यहां से निकलती है और उसके बाद ये आगे उड़ीसा में जाकर झारखंड से ही निकलती है एक नदी शंख नदी, और शंख नदी में जाकर अपने जल को गिरा देती है। तो ये सब हमने ज्योग्राफी वाले क्लास में बात किया हुआ है। झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी नदी है? तो झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। ठीक है, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी जैसा कि हमने कहा दामोदर नदी है। ठीक है, अब देखिए झारखंड राज्य की उस एकमात्र नदी का नाम बताइए जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। तो यह है आपका स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी। अच्छा, स्वर्णरेखा नदी के बारे में हम बात किए हैं अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन इसके सहायक नदियों के बारे में भी बात कर लीजिएगा। काकरो नदी, काची, खरकई, ये सब इसके इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। काकरो, काची, खरकई, ये सब। ठीक है, राढ़ू, संजय, ये सब याद रख लीजिएगा। अच्छा, ये जो स्वर्णरेखा नदी है रांची से निकलती है जमशेदपुर मतलब सिंहभूम वाले क्षेत्र में, और उसके बाद ये उड़ीसा में एंट्री मारती है और उड़ीसा के बाद फिर ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, अच्छा, ये इतने दूर में यानी कि नगड़ी से जे लेकर बंगाल की खाड़ी तक में ये 470 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी? 470 किलोमीटर की दूरी। और स्वर्णरेखा नदी इसका इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि इसके रेत में क्या पाया जाता है? पाया जाता है सोने के अंश। ठीक है, सोने के अंश पाए जाते हैं और स्वर्णरेखा नदी को प्लेसर सोना का भंडार कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, शंख नदी भी झारखंड की ही नदी है। ठीक है, शंख नदी भी झारखंड की ही नदी है जो कि गुमला के चैनपुर से निकलती है और दक्षिणी कोयल नदी में शंख नदी अपने जल को दक्षिणी कोयल नदी में और दक्षिणी कोयल नदी अपने जल को शंख नदी में, और फिर यहां से संयुक्त रूप से यह आगे बढ़ती है। ठीक है, ब्रह्मानी नदी के रूप में। ठीक है, उड़ीसा में ब्रह्मानी नदी के रूप में यह संयुक्त रूप से आगे बढ़ती है। शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी एक दूसरे के साथ मिल जाती है, हाथ में हाथ मिला करके, और आगे बढ़ती है ब्रह्मानी नदी के रूप में। अच्छा, फल्गु नदी भी झारखंड की ही नदी है दोस्तों, जो कि छोटा नागपुर पठार, मतलब छोटा नागपुर का जो पठार है इसका एकदम सबसे ऊपर वाले पार्ट से यानी कि उत्तरी भाग से ये फल्गु नदी निकलती है और बिहार में यह जाकर पुनपुन नदी से अपने जल को गिरा देती है। ठीक है, पुनपुन नदी में, याद रखिएगा फल्गु नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, गया से होकर जो गुजरती है। पितृपक्ष में यहाँ पर क्या किया जाता है? स्नान वगैरह किया जाता है, पिंडदान देने के लिए फल्गु नदी के पास लोग जाते हैं। और दामोदर नदी के बारे में हमने बात कर ही लिया है। झारखंड राज्य की एकमात्र नौकागम्य नदी, देखिए झारखंड राज्य की एकमात्र नौकागम्य नदी है मयूराक्षी नदी। ठीक है, मयूराक्षी
मयूराक्षी नदी। अब देखिए झारखंड राज्य की जितनी भी नदियां हैं उसमें नाव चलाना आसान नहीं है, या फिर यूं कहे कि नाव नहीं चल सकता, क्योंकि देखिए झारखंड राज्य पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। अब पत्थरों के बीच से नदियां पास करेगी तो उसके बीच क्या ही आप नाव चलाएंगे। लेकिन एकमात्र झारखंड राज्य की नौकागम्य नदी अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे मयूराक्षी नदी। कौन सी नदी? मयूराक्षी नदी। तो आप कहेंगे कि गंगा नदी में भी नौका चलाया जा सकता है, सोन नदी में भी, लेकिन देखिए ये गंगा नदी जो है झारखंड राज्य को टच करके निकलती है, और सोन नदी भी झारखंड राज्य को टच करके केवल बॉर्डर बनाने का काम करता है। ठीक है, सोन नदी गढ़वा पलामू वाले इलाके से, और झारखंड में साहेबगंज से, झारखंड के साहेबगंज से गंगा नदी टच करते हुए इसको निकलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये झारखंड की इंपॉर्टेंट नदियां नहीं है। ठीक है, अब देखिए झारखंड राज्य की उस नदी का नाम बताइए जो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। तो झारखंड राज्य की वो नदी है सकरी नदी। याद रखिएगा सकरी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, ऐसे चलती है। जैसे कि कोसी नदी बिहार में अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, तो कोसी नदी, और झारखंड में सकरी नदी। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति असुर जनजाति। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति असुर जनजाति। झारखंड में जैविक खेती प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य, तो झारखंड में जैविक खेती प्रारंभ करने वाला, सॉरी, भारत में जैविक खेती प्रारंभ करने वाला पहला राज्य झारखंड है। भारत में जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला पहला राज्य जो है वो झारखंड है। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाले देश का प्रथम राज्य कौन है? तो ये है आपका झारखंड ही। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य झारखंड। आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का पहला प्रयास देश के किस स्थान पर किया गया था? तो ये किया गया था झरिया धनबाद में। आधुनिक रूप से मॉडर्न तरीके से लौह इस्पात तैयार करने का पहला प्रयास देश के झारखंड राज्य में, और झारखंड राज्य के कहां पर? तो झरिया धनबाद में किया गया था। भारत के किस उद्योगपति को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था जे.आर.डी. टाटा को। जे.आर.डी. टाटा को भारत का सबसे पहले, झारखंड का सबसे पहले, भारत का उद्योगपति जिसे कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जे.आर.डी. टाटा, और ये तो आप जानते ही हैं जे.आर.डी. टाटा जी के बारे में। ठीक है, अब देखिए ओलंपिक में सबसे पहले भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो याद रखिएगा ये है आपका जयपाल सिंह, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, याद रखना है आपको। ओलंपिक में सबसे पहले भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा। भारत की पहली आदिवासी महिला रेल चालक का नाम? तो याद रखेंगे लक्ष्मी। भारत की पहली आदिवासी महिला रेल चालक का नाम लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी। अब आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा अर्थहीन बांध निम्न में से कौन सा है? तो ये याद रखिएगा, ये है आपका तेनूघाट बांध, तेनूघाट बांध। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहां अवस्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया झारखंड में अवस्थित है। गोमिया झारखंड, जो कि बोकारो के पास है। भारत में सर्वाधिक खनिज संपदा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक खनिज संपदा वाला राज्य हमारा झारखंड है। ठीक है, देश में सर्वाधिक कोयला खान वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा यह है झारखंड। सर्वाधिक कोयला खान जो है झारखंड में ही है। देश में सर्वाधिक अब्रक भंडार वाला राज्य कौन सा भैया? तो यह भी झारखंड ही है। यानी कि जो प्राकृतिक संपदा से भरा पूरा राज्य झारखंड, लेकिन यहां लूट लूट कर खाने वाले की कमी नहीं है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है आपका झारखंड। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी खोलने वाला देश का पहला राज्य झारखंड। झारखंड में तांबा गलाने का सबसे बड़ा खान या फिर कारखाना कहां पर है? तो यह है घाटशिला में। हिंदी विषय पर पहली बार किस व्यक्ति ने हिंदी में शोध किया? हिंदी विषय पर पहली बार जो है फादर कामिल बुल्के ने, हिंदी विषय पर पहली बार किस व्यक्ति ने हिंदी में शोध किया? तो फादर कामिल बुल्के ने। किसने? फादर कामिल बुल्के ने, फादर कामिल बुल्के ने। अब आगे देखिए, निम्न में से किस महिला ने सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी? तो ये थी आपकी प्रेमलता अग्रवाल, और झारखंड की पहली भी है जो कि यहाँ पर एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई करी है। आगे देखिए, रोबोटिक आर्म बाह प्रदर्शित करने वाला देश का पहला अस्पताल। तो रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला देश का पहला अस्पताल जो है ये रिनपास रांची है। रिनपास रांची। अफ्रीकन मूल का सावर अफ्रीकन मूल का सावर यानी कि शेर का जो बच्चा होता है रखने वाला देश का पहला चिड़ियाघर कौन सा है? तो ये है आपका टाटा जूलॉजिकल गार्डन जमशेदपुर। टाटा जूलॉजिकल गार्डन जमशेदपुर। एशिया का पहला मीथेन गैस कुआं कहां है? तो एशिया का पहला मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर बोकारो में है। कहां पर? पर्वतपुर बोकारो। एशिया की सबसे बड़ी कोल वॉशरी कहां स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी कोल वॉशरी स्थित है करगाली बोकारो में। एशिया की सबसे बड़ी कोल वॉशरी स्थित है करगाली बोकारो में। कहां पर? करगाली बोकारो। अब आगे देखते हैं, विश्व के
विश्व के सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली, चढ़ने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो ये है आपकी अरुणिमा सिन्हा। और ये जो प्रेमलता अग्रवाल है, झारखंड की सबसे पहले, झारखंड की ये है जो कि एक, अच्छा, ये प्रेमलता अग्रवाल ही होगा इसका सही आंसर। क्या? प्रेमलता अग्रवाल ही विश्व के सभी महाद्वीपों की चोटी के ऊपर चढ़ने वाली पहली महिला जो है वो प्रेमलता अग्रवाल ही है। देखिए यहां पर कुछ फेमस व्यक्तित्व के, कुछ फेमस स्थल के नाम तथा उपनाम तथा नए नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। कुछ प्रमुख स्थलों के, कुछ लोकेशंस के, प्लेसेस के यहाँ पर कुछ उपनाम, उससे रिलेटेड यहाँ पर नाम दिए गए हैं, उसको देखते हैं। अच्छा, इनमें से किस स्थान को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को, याद रखेंगे। अच्छा, अब भारत की अभ्रक राजधानी कोडरमा, भारत की अभ्रक राजधानी कोडरमा, भारत की अभ्रक राजधानी कोडरमा। भारत का रूर, तो भारत का रूर छोटा नागपुर को कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर को कहा जाता है, ठीक है। भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर, विश्व की, भारत की अभ्रक राजधानी कोडरमा, और भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, ठीक है, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। झारखंड का शेफील्ड, झारखंड का शेफील्ड भेड़रा है, ठीक है, झारखंड का शेफील्ड भेड़रा है। झारखंड का शेफील्ड किसे कहा जाता है? भेड़रा को। अच्छा, झारखंड की हल्दी घाटी, क्या झारखंड की हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? तो कोराम्बे को। झारखंड की हल्दी घाटी कोराम्बे को कही जाती है, झारखंड की हल्दी घाटी कोराम्बे को कही जाती है। झारखंड, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, कौन सा स्थान झारखंड स्थली महादेव के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा नाम झारखंड स्थली महादेव के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये आपका है वैद्यनाथ धाम देवघर, वैद्यनाथ धाम देवघर। झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है? झारखंड का खजाना कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को, छोटा नागपुर पठार को झारखंड का खजाना कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार को। आगे देखते हैं, छोटा नागपुर की रानी, छोटा नागपुर की रानी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नेतरहाट को, छोटा नागपुर की रानी की उपनाम से नेतरहाट को कहा जाता है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला कहा जाता है रांची को, झारखंड का शिमला रांची को। झारखंड का प्रवेश द्वार चतरा, और छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी चतरा, तो झारखंड का प्रवेश द्वार चतरा। अब देखिए बंगाल का प्रवेश द्वार, तो बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है तेलियागढ़ किला साहिबगंज, तेलियागढ़ किला साहिबगंज। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? मंदिरों के शहर के नाम से झारखंड में किसे जाना जाता है? तो देवघर को, किसे? देवघर को। शहीदों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो रांची को। शहीदों के शहर के नाम, शहीदों के का शहर के नाम से जाना जाता है रांची को, किसे? रांची को। अच्छा, हजार बागों का शहर, तो हजारीबाग, हजार बागों का शहर हजारीबाग, हजार बागों का शहर हजारीबाग। आगे देखिए कहा जा रहा है झारखंड के किस स्थान को मंदिरों का गांव कहा जाता है? तो मलूटी, दुमका के मलूटी को झारखंड का मंदिरों का गांव कहा जाता है, झारखंड में मंदिरों का गांव मलूटी को कहा जाता है। झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है वासुदेव राय मंदिर गुमला को। झारखंड के वासुदेव राय मंदिर गुमला को हल्दी घाटी मंदिर कहा जाता है, और झारखंड की हल्दी घाटी कोराम्बे को कहा जाता है। झारखंड की हल्दी घाटी कोराम्बे को और हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है वासुदेव राय मंदिर गुमला को, ठीक है। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता भी कहा जाता है? तो पत्थर पर लिखी कविता सूर्य मंदिर रांची को कहा जाता है, सूर्य मंदिर रांची को कहा जाता है। झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है? तो ये जमशेदपुर को कहा जाता है। झारखंड का जो कारखानों का शहर है जमशेदपुर, कारखानों का शहर है जमशेदपुर। गांवों में बसा शहर, गांवों में बसा शहर मैक्लुस्कीगंज, मैक्लुस्कीगंज गांवों में बसा शहर, मैक्लुस्कीगंज गांवों में क्या बोलते हैं? गांवों में बसा शहर, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व के एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव के नाम से विख्यात है? तो एंग्लो इंडियन गांव के नाम से विख्यात है मैक्लुस्कीगंज, विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से विख्यात है मैक्लुस्कीगंज, ठीक है। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है कि निम्न में से किसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है? तो एचईसी को कहा जाता है, हैवी इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन रांची, एचईसी रांची को कारखानों का कारखाना कहा जाता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहां पर कहा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, इस्पात नगरी को जमशेदपुर कहा जाता है, अब्रक नगरी कोडरमा, कोयला नगरी धनबाद और खेल नगरी रांची नहीं, ठीक है। खेल नगरी जो है रांची को नहीं बल्कि जमशेदपुर को ही कहा जाता है, तो याद रखिएगा इस्पात नगरी जमशेदपुर, खेल नगरी जमशेदपुर। अच्छा, रांची को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने देखा था शहीदों का शहर, शहीदों का शहीद नगरी कहा जाता है रांची को, क्या? शहीद नगरी कहा जाता है रांची को। आगे देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि खेल नगरी के नाम से झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर। अब देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है।
झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज? तो ये रांची को कहा जाता है। झारखंड के रांची को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है। झारखंड के किस स्थान को पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है देवघर को, ठीक है, ये कहा जाता है देवघर। अच्छा, बासुकीनाथ को, देवघर को भी पंडे पुजारियों की नगरी है, लेकिन अगर इसे कहा जाए तो बासुकीनाथ को पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है। आप यही लगाएंगे। आगे देखिए, कहा जा रहा है 700 पहाड़ियों का क्षेत्र, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा। देखिए, सारंडा वन जो है सबसे सर्वाधिक व्यापक तौर पे फैला हुआ, ये हमने देखा था, सारंडा वन प्रदेश। तो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा को कहा जाता है, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा को। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल नेतरहाट। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल नेतरहाट। पहाड़ियों की मल्लिका उपनाम से किसे जाना जाता है? पहाड़ियों की मल्लिका उपनाम से नेतरहाट को जाना जाता है। पहाड़ियों की मल्लिका उपनाम से नेतरहाट को जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि जो निम्न में से सुमेलित पुराना नाम है और नया नाम, पुराना नाम और नया नाम, ठीक है। देखिए, किशुनपुर को क्या कहा जाता है भैया? किशुनपुर किस शहर का नया नाम है, सॉरी पुराना नाम है? तो रांची, ठीक है। किशुनपुर रांची का नया नाम है। अच्छा, साक्षी किसका पुराना नाम है? जमशेदपुर का। साक्षी किसका पुराना नाम है? जमशेदपुर का। अच्छा, मलुटी का पुराना नाम जो है वो आपका, मलुटी का पुराना नाम गुप्त काशी, और पुंड्र का पुराना नाम छोटा नागपुर, ठीक है। छोटा नागपुर का पुराना नाम पुंड्र। फिर से कहते हैं, किशुनपुर रांची का पुराना नाम था, यानी कि रांची को पहले किशुनपुर कहा जाता था, जमशेदपुर को पहले साक्षी, और छोटा नागपुर को पहले पुंड्र, और मलुटी को गुप्त काशी, ठीक है। वैद्यनाथ का पुराना नाम क्या था? वैद्यनाथ धाम का पुराना नाम बैजनाथ मठ, ठीक है। बैजनाथ मठ बैद्यनाथ का पुराना नाम था, ठीक है। अब देखते हैं, कहा जा रहा है कौन सा एक संथाल परगना का पुराना नाम है? तो संथाल परगना का पुराना नाम नरीखंड को, हमने कहा था नरीखंड संथाल परगना को पहले कहा जाता था। पलाउन निम्न में से किसका पुराना नाम है? तो देखिए, पलाउन जो है वो पलामू का, पलामू का पुराना नाम है, पलामू का पुराना नाम। बिजराबाग किसका पुराना नाम? तो बिजराबाग जो है ये डाल्टनगंज का पुराना नाम बिजराबाग है। डाल्टनगंज का पुराना नाम क्या है भैया? तो बिजराबाग है। डाल्टनगंज का पुराना नाम बिजराबाग, ठीक है, याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? डाल्टनगंज का नया नाम मेदिनीनगर। डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? मेदिनीनगर। पुराना नाम क्या है? बिजराबाग। जमशेदपुर का निम्न में से कौन एक पुराना नाम है? तो पुराना नाम जैसा कि हमने कहा साक्षी, ठीक है। किशुनपुर किसका पुराना नाम है? तो रांची का। किसका? रांची का। माराफारी किस शहर का पुराना नाम है? तो माराफारी जो है बोकारो का पुराना नाम, माराफारी बोकारो का पुराना नाम है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। कहा जाए मयूराक्षी नदी का पुराना नाम मोरखी नदी, मयूराक्षी नदी का पुराना नाम मोरखी नदी। टेम्पल ग्राउंड किस एक स्टेडियम का पुराना नाम है? तो ये कीनन स्टेडियम, जो कि जमशेदपुर में है। तो जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम को पहले टेम्पल ग्राउंड कहा जाता था, ठीक है। तो हमने ये देखा। अब आगे अब हम देखते हैं प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम को। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम को कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके, उनके उपनाम से सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। उनके नाम से सुमेलित करने के लिए कहा। तो भागीरथ मांझी को बाबा जी कहा जाता था, जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा किया हुआ है, ठीक है। तो भागीरथ मांझी को बाबा जी कहा जाता था, विल्किंसन को किशुन साहब कहा जाता था, और इन्हीं के नाम पर किशुनपुर को रांची कहा गया, ठीक है। अच्छा, जयपाल सिंह को मरांग गोमती कहा जाता था, और बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी कि धरती का पिता, ठीक है। तो भागीरथ मांझी को बाबा जी, तो भागीरथ मांझी का उपनाम बाबा जी, विल्किंसन का उपनाम किशुन साहब, जयपाल सिंह का उपनाम मरांग गोमके, और बिरसा मुंडा का उपनाम धरती आबा यानी कि धरती का पिता। अच्छा, विश्व पिता का अवतार, विश्व पिता का अवतार बिरसा मुंडा, विश्व पिता का अवतार बिरसा मुंडा, विश्व पिता का अवतार बिरसा मुंडा। मुंडा राजा जयपाल सिंह को कहा जाता था, मुंडा राजा जयपाल सिंह को कहा जाता था, मुंडा राजा जयपाल सिंह को कहा जाता था। गुरुजी कहा जाता था शिबू सोरेन को, गुरुजी अभी भी कहा जाता है, ठीक है, ये जिंदा ही है। तो देखिए, कहा जा रहा है मुंडा राजा जयपाल सिंह क्या बोलते हैं, विश्व पिता के अवतार बिरसा मुंडा, और ऊपर जो हमने देखा उसे हमने देखा। आगे देखिए, माही झारखंड की किस चर्चित, देखिए ये बात तो हम लोग से छुपा नहीं है, माही महेंद्र सिंह धोनी MSD, ठीक है। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है कि छोटा नागपुर केसरी किसे, तो राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर केसरी को, छोटा नागपुर केसरी के नाम से राम नारायण सिंह को जाना जाता है, राम नारायण सिंह को। आगे देखिए, नागवंश का आदि पुरुष, नागवंश का आदि पुरुष फनी मुकुट राय का को कहा जाता है, नागवंश का आदि पुरुष फनी मुकुट राय, नागवंश का आदि पुरुष फनी मुकुट राय को कहा जाता है, ठीक है, फनी मुकुट राय को। अब आगे देखते हैं,
कहा जा रहा है कि आदि विद्रोही के नाम से तिलका मांझी को पुकारा जाता था। आदि विद्रोही के नाम से तिलका मांझी को जाना जाता है। आदि विद्रोही के नाम से तिलका मांझी को जाना जाता है। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट किसे कहा जाता था, किन्हें कहा जाता था, तो मुकुंद नायक को। ठीक है, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट मुकुंद नायक को कहा जाता था। ठीक है, लाल बाबा के नाम से लाल बाबा किन्हें कहा जाता था, तो लाल हेम्ब्रम को, लाल हेम्ब्रम को लाल बाबा कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है। झारखंड की जो लाल हेम्ब्रम है उन्हें लाल बाबा भी कहा जाता है। संथालों का देवदूत किन्हें कहा गया, तो संथालों का देवदूत डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल को कहा गया। संथालों का देवदूत डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल को कहा गया, डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल को। हरि बाबा के नाम से दूका हो को जाना जाता था। हरि बाबा के नाम से दूका हो को जाना जाता था। हरि बाबा के नाम से दूका हो को जाना जाता था। लाल बाबू के नाम से राधा कृष्ण, देखिए लाल बाबा जो थे वो लाल हेम्ब्रम को कहा जाता था, और लाल बाबू, यहां ध्यान रखिएगा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लाल बाबू राधा कृष्ण को, लाल बाबू राधा कृष्ण को, और लाल बाबा लाल हेम्ब्रम को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बाबू के नाम से किसे संबोधित किया गया था, तो बाबू के नाम से विनोद बिहारी महतो को, बाबू विनोद बिहारी महतो। ठीक है, बाबू विनोद बिहारी महतो। ठीक है, बाबू विनोद बिहारी महतो। अच्छा, झारखंड के किस व्यक्ति को चाचा कहकर भी पुकारा जाता है, तो याद रखिएगा बसंत कुमार तिर्की को चाचा कह के भी पुकारा जाता है। ठीक है, चाचा कह के भी पुकारा जाता है। हजारीबाग का जतीन बाघा किन्हें कहा गया, तो हजारीबाग का जतीन बाघा राम विनोद सिंह को कहा गया। हजारीबाग का जतीन बाघा राम विनोद सिंह को कहा गया। ठीक है, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थोलोमन को कहा जाता है। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थोलोमन को कहा जाता है। संथाली साहित्य का भारतेंदु, संथाली साहित्य का भारतेंदु डोमन साहू समीर को कहा गया जाता है। संथाली साहित्य का भारतेंदु डोमन साहू समीर को कहा जाता है। अच्छा, बड़ी दादी के नाम से, बड़ी दादी के नाम से सरोजा अय्यर को जाना जाता है। बड़ी दादी के नाम से सरोजा अय्यर। अब हम देखते हैं झारखंड में खेलकूद। ठीक है, झारखंड में खेलकूद स्पोर्ट्स को। अब चलिए देखते हैं झारखंड राज्य में किस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था, तो यह किया गया था 2011 में। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2011 में किया गया था। झारखंड राज्य में एकमात्र आयोजित राष्ट्रीय खेल जो है वो देश का 34वां राष्ट्रीय खेल था। ठीक है, झारखंड राज्य में आयोजित एकमात्र राष्ट्रीय खेल देश का 34वां राष्ट्रीय खेल था। राष्ट्रीय खेल देखिए, नेशनल गेम्स राष्ट्रीय जो झारखंड में आयोजित किया गया था वो 2011 में किया गया था। कब, 2011 में। और ये जो नेशनल गेम 2011 में किया गया था वो 34वां नेशनल गेम्स था। ठीक है, झारखंड राज्य के किस शहर में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान किसी प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया था, तो ये मेदिनीनगर में। ठीक है, मेदिनीनगर में। जबकि जमशेदपुर, धनबाद, रांची, इन सब जगहों पर राष्ट्रीय खेल के आयोजन के दौरान, नेशनल गेम्स के आयोजन के दौरान, ये सभी जगहों पर किसी न किसी कंपटीशन का, स्पोर्ट्स कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जबकि मेदिनीनगर में इस किसी भी प्रकार के खेलों का आयोजन नहीं किया गया था। ठीक है, अब देखिए कह रहा है झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों के समापन में निम्न में से किस स्थान पर हुआ था, तो ये 34वें राष्ट्रीय खेल का जो हुआ था झारखंड में 2011 में, और इसका समापन जो है ये हुआ था बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में। कहां पर, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था छौवा। क्या था, छौवा था, याद रखिएगा। झारखंड एक लड़का बच्चा। ठीक है, तो झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर था वो क्या था, छौवा था। ठीक है, अब याद रखेंगे आगे। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर छौवा है। किसका छौवा है भैया, तो ये है आपका हिरन का बच्चा। किसका, हिरन का बच्चा, हिरन का बच्चा। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर छौवा जो था हिरन का बच्चा था। आगे देखिए, झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन MOH फारूक के द्वारा किया गया था। ठीक है, झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल जो कि 2011 में इसका आयोजन हुआ था, इसका उद्घाटन किया गया था MOH फारूक के द्वारा, MOH फारूक के द्वारा, जिसका शुभंकर था हिरन का बच्चा छौवा। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का समापन किसके द्वारा किया गया था, तो झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का समापन किया गया था सुरेश कलमाड़ी के द्वारा। किसके द्वारा, सुरेश कलमाड़ी के द्वारा। ये केस में फंसा था, आप लोग को याद होगा, गबन में बहुत बड़ा जो ये हाथ मारा था सुरेश कलमाड़ी। आगे देखिए, झारखंड
झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में इनमें से कौन सा खिलाड़ी मशाल लेकर मैदान में प्रवेश किया था? तो कौन सा खिलाड़ी? तो याद रखिएगा दीपिका कुमारी। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा खिलाड़ी मशाल लेकर मैदान में प्रवेश किया था? तो दीपिका कुमारी। कौन? दीपिका कुमारी। देखते हैं आगे। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में खिलाड़ियों की ओर से निम्न में से किस खिलाड़ी ने शपथ ली थी? तो याद रखिएगा ये ली थी दीपिका कुमारी ने। किसने? दीपिका कुमारी ने शपथ ली थी। आगे देखिए, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने प्रकार के खेल को शामिल किया गया था? तो ये किया गया था कुल 33 प्रकार के खेलों को इसमें शामिल किया गया था। कुल 33 प्रकार के खेलों को इसमें शामिल किया गया था। 34वें राष्ट्रीय खेल में कुल कितने प्रकार के कंपटीशन को शामिल किया गया था? तो इसे भी याद रखिएगा 444 स्पर्धाओं को यहां पर शामिल किया गया था। टोटल गेम्स की संख्या कितनी थी? 33 और कंपटीशन कितने थे? तो 444। ठीक है, याद रखिएगा। जो 34वें राष्ट्रीय खेल थे उसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो यह भी याद रख लीजिएगा 34 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, 34 टीमों ने इसमें भाग लिया था। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के कुल 850 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। झारखंड के कुल 850 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस टीम को प्राप्त हुआ था? तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक जो है वो सर्विसेज टीम को प्राप्त हुआ था। किसे? सर्विसेज टीम को प्राप्त हुआ था। अब आगे देखते हैं, जो 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड राज्य को 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। झारखंड राज्य को 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। 34वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ राज्य की ट्रॉफी किन्हें प्रदान करी गई थी? तो मणिपुर को। याद रखिएगा, झारखंड राज्य को 34वें राष्ट्रीय खेल में 5वां स्थान प्राप्त हुआ था और सर्वश्रेष्ठ राज्य की ट्रॉफी मणिपुर को प्रदान की गई थी। मणिपुर को मिला था। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड राज्य में जो 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था तो उसमें झारखंड की ओर से पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया था? तो पहला स्वर्ण पदक सोनम राजपूत ने प्राप्त किया था। किसने? सोनम राजपूत ने। याद रखिएगा, 34वें जो राष्ट्रीय खेल में झारखंड की ओर से पहला स्वर्ण पदक सोनम राजपूत ने लिया था। अच्छा, झारखंड राज्य में आयोजित जो 34वें राष्ट्रीय खेल थे, जो 34वां राष्ट्रीय खेल था 2011 में, तो उसमें झारखंड राज्य को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? तो कुल हुए थे 33 स्वर्ण पदक प्राप्त। 33 स्वर्ण पदक, जिसमें पहला स्वर्ण पदक सोनम राजपूत ने ली थी। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य में जो आयोजित हुई थी 34वां राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स, झारखंड राज्य को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे? तो टोटल पदक प्राप्त हुए थे 96 और स्थान कितना था? 5 था। स्थान 5वां था और क्या बोलते हैं कि जो गोल्ड मेडल लिया था कितना? 33। किस खिलाड़ी ने सबसे पहला गोल्ड मेडल लिया? सोनम राजपूत ने। किस खिलाड़ी ने? सोनम राजपूत ने। अच्छा, यहां पर कहा जा रहा है निम्न को सुमेलित करने के लिए। अब देखिए, यहां पर कीनन स्टेडियम कहां पर भैया? तो कीनन स्टेडियम है जमशेदपुर में। मैकॉन स्टेडियम कहां है? यह है रांची में। तो कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में, मैकॉन स्टेडियम रांची में। ये अल्बर्ट अक्का स्टेडियम जो है, तो ये एम के मंगलम स्टेडियम ये बोकारो में है। एम के मंगलम स्टेडियम बोकारो में और अल्बर्ट अक्का स्टेडियम गुमला में है। कहां पर? गुमला में। तो याद रखिएगा, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर, मैकॉन स्टेडियम रांची, एम के मंगलम स्टेडियम बोकारो और अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में है। कहां पर भैया? गुमला में है। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है कि करजन ग्राउंड जो है हजारीबाग जिले में स्थित है। करजन ग्राउंड कहां पर है? हजारीबाग जिले में स्थित है। करजन ग्राउंड कहां है? हजारीबाग जिले में स्थित है। अब देखिए, कौन एक क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? देखिए, झारखंड राज्य से संबंधित वरुण एरोन झारखंड से है, महेंद्र सिंह धोनी झारखंड से है, सौरभ तिवारी झारखंड से है, बल्कि उमेश यादव झारखंड से नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों को यहां पर मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, यहां पर जो समुराय टेटे झारखंड का खिलाड़ी है, हॉकी से संबंधित है। समुराय टेटे झारखंड का खिलाड़ी है और हॉकी से संबंधित है। दीपिका कुमारी कहां से? तो तीरंदाजी से संबंधित है। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से, सौरभ तिवारी क्रिकेट से और दीप सेन गुप्ता कहां से? शतरंज से। ठीक है, और ये इन्होंने ओलंपिक में ये भाग लिए थे। ठीक है, दीप सेन गुप्ता झारखंड का पहला खिलाड़ी जो कि ओलंपिक में भाग लिया था, तो वो दीप सेन गुप्ता ही थे। आगे देखिए, समुराय टेटे हॉकी के खिलाड़ी है झारखंड से, दीपिका कुमारी तीरंदाजी आर्चरी, उसके बाद सौरभ तिवारी क्रिकेट से। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा स्टेडियम रांची शहर में नहीं है? तो रांची शहर में कौन सा स्टेडियम नहीं है? तो देखिए, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है ये रांची में नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो शताब्दी स्टेडियम है, बिरसा स्टेडियम है, एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम है,
तो ये स्टेडियम कहाँ है? अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में है, जैसा कि मैंने पहले कहा। तो गुमला में है अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, बाद बाकी शताब्दी स्टेडियम, बिरसा स्टेडियम, एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम, ये सब रांची में है, ठीक है। जयपाल सिंह स्टेडियम राज्य के किस शहर में स्थित है? तो जयपाल सिंह स्टेडियम जो है ये आपके रांची में है। कहाँ पर? जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में है, इसे भी याद रख लीजिएगा, जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में है, ठीक है। अब आगे देखिए, बोकारो में कौन सा स्टेडियम है? हमने इसके बारे में बात किया था, जो कि एम के मंगलम स्टेडियम था, एम के मंगलम स्टेडियम बोकारो में। अच्छा, धनबाद में कोई स्टेडियम है क्या? डिगवाडी स्टेडियम, याद रखिएगा, धनबाद में डिगवाडी स्टेडियम। और हजारीबाग में जो अभी हमने स्टेडियम की बात करी थी, हजारीबाग में हजारीबाग स्टेडियम, जैसे कि करजन ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ ग्राउंड्स है, स्टेडियम है, याद रखिएगा। एम के मंगलम स्टेडियम बोकारो, हजारीबाग स्टेडियम में जो हजारीबाग में स्टेडियम जो करजन ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, धनबाद में डिगवाडी स्टेडियम, और रांची में जो जयपाल सिंह स्टेडियम, ये रांची का है। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम ये है जमशेदपुर में, ठीक है। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर में है। जेएससीए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये झारखंड का रांची में ही है भैया, जेएससीए अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रांची में है, ठीक है। अरुण मिश्रा, अरुण मिश्रा बॉक्सिंग से संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है अरुण मिश्रा, ठीक है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कौन एक खिलाड़ी का संबंध झारखंड राज्य से नहीं? तो झारखंड राज्य से जो दीपिका कुमारी है, इसका संबंध झारखंड राज्य से है। दीप सेन गुप्ता शतरंज से हैं, ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था। जो अरुण मिश्रा है, ठीक है, अरुण मिश्रा जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है, झारखंड से है, बल्कि अरुणिमा सिन्हा झारखंड की नहीं है, ठीक है, अरुणिमा सिन्हा झारखंड की नहीं। तो झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल को अब हम देखेंगे। झारखंड के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं उसे देखते हैं। हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात रांची, हुंड्रू जलप्रपात रांची में है, हुंड्रू जलप्रपात रांची में है। जौना जलप्रपात फिर से रांची, जौना जलप्रपात फिर से रांची। आगे देखिए, गौतम धारा जलप्रपात, तो गौतम धारा जलप्रपात कहां पर है? देखिए, गौतम धारा जलप्रपात किस जलप्रपात को कहा जाता है? गौतम धारा जलप्रपात जो है ये जौना जलप्रपात को ही कहा जाता है। गौतम जलप्रपात जो है जौना जलप्रपात को ही कहा जाता है, जो रांची में स्थित है, जो रांची में स्थित है। दसम जलप्रपात, दसम जलप्रपात फिर से रांची में। तो हमने क्या क्या देखा? रांची के दसम जलप्रपात, जौना जलप्रपात जिसे गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है, हुंड्रू जलप्रपात और जौना जलप्रपात, तो ये हमने देखा। आगे देखते हैं। टैगोर हिल, ठीक है, टैगोर हिल जो है मोहरावादी पहाड़ी जिसे कहा जाता है, वो राज्य के रांची जिले में स्थित है, राज्य के रांची जिले में स्थित है टैगोर हिल, ठीक है। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है कि पहाड़ी मंदिर जो है ये कहाँ है? रांची में है, पहाड़ी मंदिर रांची में है, पहाड़ी मंदिर रांची में है। आगे देखिए, जगन्नाथपुर मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर ये कहाँ है? रांची में ही है। तो जगन्नाथपुर मंदिर रांची में, टैगोर मंदिर, पहाड़ी जो है वो टैगोर हिल रांची में, पहाड़ी मंदिर रांची में, ठीक है। बिरसा जैविक उद्यान, बिरसा जैविक उद्यान जो है ये भी आपके रांची में है। तो याद रखिएगा, बिरसा जूलॉजिकल गार्डन जो है वो आपके रांची में है, बिरसा जूलॉजिकल गार्डन जो जैविक उद्यान है वो रांची में है, ठीक है। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कहाँ है? ये भी रांची में है, ठीक है, सूर्य मंदिर भी रांची में है। तो ये सब आप याद रखिएगा, सूर्य मंदिर रांची में है। अब आगे देखते हैं, देवड़ी मंदिर फिर से आपका रांची में है, देवड़ी मंदिर रांची में है, याद रखिएगा, देवड़ी मंदिर रांची में है। देवड़ी मंदिर कहां पर? रांची में है। अब देखिए, पंचघाघ जलप्रपात कहां पर भैया? तो पंचघाघ जलप्रपात खूंटी में है। कहां पर? पंचघाघ जलप्रपात खूंटी में है, खूंटी में पंचघाघ जलप्रपात है, ठीक है। आगे देखिए, रानी जलप्रपात जो है ये भी खूंटी में है। तो पंचघाघ जलप्रपात, रानी जलप्रपात ये सब खूंटी में है। आगे देखिए, कहा जा रहा है बिरसा मृग विहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो बिरसा मृग विहार खूंटी में है। तो हमने क्या देखा? पंचघाघ जलप्रपात, हमने देखा रांची जलप्रपात, और अब हम देख रहे हैं विरसा मृग विहार। आपको अगर देखना है तो आपको खूंटी जाना होगा। कहां? खूंटी जाना होगा, विरसा मृग विहार, ठीक है, मृग विहार। उली हाथू पहाड़ी ये भी खूंटी में है, उली हाथू पहाड़ी जो है ये भी खूंटी में है, उली हाथू पहाड़ी ये भी खूंटी में है। घाघरा जलप्रपात ये कहाँ भैया? तो घाघरा जलप्रपात फिर से, ये घाघरा जलप्रपात जो है ये गुमला में है। कहाँ पर? घाघरा जलप्रपात गुमला में है, ठीक है, याद रखिएगा, घाघरा जलप्रपात गुमला में है। अच्छा, हेपात जलप्रपात, तो हेपात जलप्रपात गुमला में है। घाघरा जलप्रपात गुमला, घाघरा जलप्रपात गुमला, हेपात जलप्रपात गुमला, घाघरा जलप्रपात गुमला, हेपात जलप्रपात गुमला, और प्रेमा घाट जलप्रपात ये भी गुमला, ठीक है, प्रेमा घाट जलप्रपात ये भी गुमला। तो घाघरा, हेपाद और जो घाघरा, हेपाद ये और प्रेमा घाट, ठीक है, ये अभी तक हमने देखा गुमला जिले में है। कहां पर? गुमला में है। आगे देखते हैं, पालकोट रहा है, तो पालकोट अभ्यारण्य गुमला में है। कहां पर? पालकोट अभ्यारण्य गुमला में है। तो हम अभी गुमला के ही सारे के सारे पर्यटन स्थल को हम देख रहे हैं। तो पालकोट अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में? तो गुमला में है, याद रखिएगा, पालकोट अभ्यारण्य गुमला में है। नौरत्नगढ़ का किला ये भी गुमला में है, नौरत्नगढ़ का किला ये भी गुमला में है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं,
पालकोट का किला ये भी गुमला में है, पालकोट का किला ये गुमला में है। आगे देखिए, नागफेनी का राजमहल कहाँ है? गुमला में है। नागफेनी का राजमहल कहाँ है? गुमला में है। नागफेनी का राज गुमला में स्थित है। आगे देखिए, नागफेनी का राजमहल गुमला, याद रखिएगा। वासुदेव राय मंदिर गुमला में, वासुदेव राय मंदिर गुमला में, वासुदेव राय मंदिर गुमला में, याद रखिएगा। आगे देखिए, महामाया मंदिर कहाँ पर है? गुमला में है। महामाया मंदिर गुमला में है, महामाया मंदिर गुमला में। आगे देखिए, अंजन धाम राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो अंजन धाम जो है ये आपके गुमला में ही है, अंजन धाम गुमला में है। आगे देखिए, टांगीनाथ मंदिर राज्य के किस जिले में है? तो टांगीनाथ मंदिर गुमला में ही है, टांगीनाथ मंदिर गुमला में ही है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे, सूर्यकुंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो हजारीबाग। तो यहां पर अब जितने भी प्रश्न आएंगे वो हजारीबाग के पर्यटन स्थल को लेकर के होंगे। तो हम हजारीबाग में जितने भी पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार में ही, ताकि आपको याद हो जाएगा। हजारीबाग में हजारीबाग अभयारण्य है, हजारीबाग में हजारीबाग अभयारण्य है, सालपर्नी झील है, पर्यटन स्थल याद रखिएगा। हजारीबाग के पर्यटन स्थल को हम बोल रहे हैं हजारीबाग अभयारण्य, सालपर्नी झील, सूर्यकुंड, रानी बहल गर्म जल कुंड, रानी बहर बहल जर्म गर्म जल कुंड, कोनार डैम, चंद्रपुरा चंद्रपुरा हिरन पार्क, इसको की पेंटिंग, बरसों पानी, पद्मा का किला और बादम का किला। ध्यान से सुनिएगा, हजारीबाग अभयारण्य, सालपर्नी झील, सूर्यकुंड, रानी बहल गर्म जल कुंड, ठीक है, ये दोनों गर्म जल कुंड है, सूर्यकुंड और रानी बहल। कोनार डैम कहाँ है? हजारीबाग में है। चंद्रपुरा हिरन पार्क, इसको की पेंटिंग, और उसके बाद बरसों पानी, पद्मा का किला और बादम का किला, ये सभी के सभी हजारीबाग में है। आप जब इसे देखेंगे तो यही सारे के सारे प्रश्न यहां पर देखने को मिलेंगे। आगे हम देखेंगे रामगढ़ में जो भी पर्यटन स्थल है उसे हम देखते हैं। देखिए, बादाम का किला कहां पर है भैया? तो ये हजारीबाग में है। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, रजरप्पा जलप्रपात कहां पर है? तो रामगढ़ में। तो रामगढ़ में जितने भी पर्यटन स्थल हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। रामगढ़ में रजरप्पा जलप्रपात, पतरातू डैम और मां छिन्नमस्तिका मंदिर। रामगढ़ में पतरातू डैम, रजरप्पा जलप्रपात और मां छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है? रामगढ़ में है। आगे देखिए, चतरा में जितने भी पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। चतरा में है आपका कोल्हा पहाड़, लावालौंग अभयारण्य, डुमेर सुमेर जलप्रपात, भद्रकाली मंदिर जो कि चतरा के ईटखोरी में है, कौलेश्वरी मंदिर और सहस्त्र बुद्ध मंदिर, ये सभी के सभी चतरा में है। तो चतरा के जो भी पर्यटन स्थल है ध्यान से सुनिएगा, कोल्हा पहाड़, लावालौंग अभयारण्य, डुमेर सुमेर जलप्रपात, भद्रकाली मंदिर, कौलेश्वरी मंदिर, सहस्त्र बुद्ध मंदिर, तो ये सभी के सभी चतरा में है। देखिए, सारे के सारे प्रश्न में यही दिए गए हैं। कौलेश्वरी मंदिर, तिलैया डैम, ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने देखा। देखिए, तिलैया डैम कहां पर है? तिलैया डैम कोडरमा में है। कहां पर? तिलैया डैम कोडरमा में है। ये बात तो आप जानते होंगे। तो कोडरमा के जितने भी पर्यटन स्थल है उसको सुनिए ध्यान से। एक तो तिलैया डैम, दूसरा गौतम बुद्ध अभयारण्य। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? कोडरमा में है। तिलैया डैम है और एक है आपका कोडरमा अभयारण्य। कोडरमा अभयारण्य ये कोडरमा में है, तिलैया डैम कोडरमा में है और गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा में, जो कि महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है कोडरमा के। ठीक है, अब हम देखते हैं किसके? तो अब हम देखते हैं बोकारो के पर्यटन स्थल। ठीक है, बोकारो के पर्यटन स्थल। तो बोकारो में है आपका, सुनिएगा ध्यान से, तेनूघाट डैम, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन यानी कि बीटीपीएस, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, जवाहरलाल जैविक उद्यान, दुर्गापुर पहाड़ कहाँ है? बोकारो में है। नेहरू पार्क, सिटी पार्क, चंद्रपुरा पक्षी विहार और लुगुबुरु घंटबाड़ी, ये सब बोकारो में है। तो बोकारो में फिर से सुनिएगा, तेनूघाट डैम, बोकारो थर्मल, जवाहरलाल जैविक उद्यान, दुर्गापुर पहाड़, नेहरू पार्क, सिटी पार्क, चंद्रपुरा पक्षी विहार, लुगु बुरु घंटबाड़ी, तो ये सब बोकारो के हैं, ये सब बोकारो में है। तो ये आपने देख लिया। आगे हम देखते हैं किससे संबंधित सारे के सारे पर्यटन स्थल। तो अब हम देख लेते हैं धनबाद में जैसे कि यहां पर कहा गया है। देखिए, इसके पहले क्या था? चंद्रपुरा पक्षी विहार। तो चंद्रपुरा पक्षी विहार कहाँ है? बोकारो में है। तो यहां तक हम लोगों ने बोकारो के सारे पर्यटन स्थल को देख लिया है। अब देखिए, मैथन डैम कहां पर है? धनबाद में। तो अब धनबाद से जितने भी पर्यटन स्थल हैं उसके सारे यहां पर लिस्ट दिए गए हैं। जैसे कि मैथन डैम है धनबाद में, पंचेत डैम है धनबाद में, तोपचाची झील धनबाद में, तेतुलिया गर्म जलकुंड धनबाद में, पंचकोट का किला धनबाद में और पालकोट का किला गुमला में। तो पंचकोट का किला धनबाद में, झरियागढ़ महल धनबाद में। तो हम लोग झरियागढ़ महल तो देख लिए। देखिए, पंचकोट का किला है और आगे झरियागढ़ महल के बारे में है। ठीक है, अब हम देखते हैं
पलामू में जितने भी पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पलामू में मेदिनी राय का किला है, पलामू अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा पलामू में, मेदिनी राय का किला, शाहपुर का किला और रोहिल्लों का किला। तो मेदिनी राय का किला, रोहिल्लों का किला, शाहपुर का किला और पलामू अभ्यारण्य। मेदिनी राय किला, मेदिनी राय किला, रोहिल्लों का किला, शाहपुर का किला और पलामू अभ्यारण्य, ये सभी के सभी पलामू में है। और उसके बाद आगे देखिए तातापानी गर्म जलकुंड। तो तातापानी गर्म जलकुंड जो है ये कहां पर है भाई? तो तातापानी गर्म जलकुंड जो है ये है आपका लातेहार में। कहां पर? तातापानी गर्म जलकुंड है लातेहार में। तो अब हम लातेहार के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उसको बहुत मतलब शांति से आप सुनिएगा, याद हो जाएगा। एक तो बूढ़ाघाट जलप्रपात है लातेहार में, कांति जलप्रपात है, लोध जलप्रपात है, घाघरी जलप्रपात है, मिर्चैया जलप्रपात, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद तातापानी गर्म जलकुंड, महुआ डांड अभ्यारण्य, पलामू टाइगर रिजर्व आपके लातेहार में है, पलामू किला, नेतरहाट मंगोलिया पॉइंट जो है वो नेतरहाट में, ये लातेहार में है। माँ उग्रतारा मंदिर चंदवा में है, लातेहार के चंदवा में, जहाँ से दामोदर नदी निकलती है चंदवा प्रखंड के टोरी जगह से। तातापानी गर्म जलकुंड, तो ये सब कहाँ पर है? ये सब है लातेहार में, ये सब लातेहार में है। तो एक पूरा लिस्ट जो है इसका दिया गया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको, ठीक है? इसे करना नहीं है, बस एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा सारे के सारे प्रश्नों को। जैसे कि मैंने आपको बताया माँ उग्रतारा मंदिर, माँ उग्रतारा मंदिर कहाँ पर है? तो माँ उग्रतारा मंदिर कहाँ? लातेहार में है, माँ उग्रतारा मंदिर लातेहार में है। तो ये इस प्रकार से आप जब सुनेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है? लातेहार। अब हम देखते हैं जुबली पार्क। जुबली पार्क कहाँ भैया? तो जुबली पार्क तो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में है। तो ये यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम में जितने भी पर्यटन स्थल है उसको देख लेते हैं। एक तो हमने यहाँ जुबली पार्क देख लिया, और जुबली पार्क के अलावा पूर्वी सिंहभूम में डिमना लेक है, आपने कभी जमशेदपुर गए होंगे तो डिमना लेक, जुबली पार्क, दालमा अभ्यारण्य, धारागिरी जलप्रपात, जादूगोड़ा का यूरेनियम खान, ये भी पूर्वी सिंहभूम में है, जादूगोड़ा का यूरेनियम खान, घाटशिला का फूल डुंगरी पहाड़ी, चित्रेश्वर रंकिनी मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर और हुडको झील, ये सब पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है? ये सब पूर्वी सिंहभूम में है। अच्छा, डिमना झील राज्य के किस जिले में अवस्थित है? डिमना झील कहां पर है भैया? अभी हमने देखा कि वो पूर्वी सिंहभूम में है। दालमा अभ्यारण्य कहां पर है? पूर्वी सिंहभूम में है। धारागिरी जलप्रपात, धारागिरी जलप्रपात कहां पर है? तो ये है आपके पूर्वी सिंहभूम में, हमने सारा अभी देखा हुआ है ऊपर में। फूलडुंगरी पहाड़ी कहां है? पूर्वी सिंहभूम में। फूलडुंगरी पहाड़ी कहां है? पूर्वी सिंहभूम में। उसके बाद रंकिनी मंदिर कहां है? पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में रंकिनी मंदिर है। उसके बाद हिरनी जलप्रपात कहां है? ये आपके पश्चिमी सिंहभूम में है। तो अब हम पश्चिमी सिंहभूम के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उसको ध्यान से आप सुनिएगा। एक तो आपका हिरनी जलप्रपात, लुपुंगटू जलप्रपात, देखिए हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में, लुपुंगटू जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है? जोजो हाथू, रामतीर्थ, बेसीनगर, सारंडावन, ये आपके पश्चिमी सिंहभूम में है। जैतगढ़ का किला, जगन्नाथ का किला, वेसीनगर का शिव मंदिर, महादेव साला मंदिर, ये सब कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ पर? पश्चिमी सिंहभूम में है। तो देखिए आगे दिया गया है लुपुंगटू जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये आपके पश्चिमी सिंहभूम में है। आगे देखिए बेसीनगर कहाँ पर है भैया? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है, अभी हमने बात किया है। सारंडावन कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में, सारंडावन पश्चिमी सिंहभूम में है। जगन्नाथ का किला कहाँ है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है। उसके बाद जैतगढ़ का किला भी हमने देखा, ठीक है? जैतगढ़ का किला भी हमने देखा कि वो पश्चिमी सिंहभूम में ही पड़ता है। उसके बाद देखिए क्या है, महादेव साला मंदिर, महादेव साला मंदिर कहाँ है? ये भी पश्चिमी सिंहभूम में है, ये भी पश्चिमी सिंहभूम में है। उसके बाद हम देखते हैं ईचागढ़ पक्षी विहार, ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला में है। कहाँ पर? सरायकेला में ईचागढ़ पक्षी विहार है। अच्छा, मसानजोर डैम कहाँ है? वो दुमका में है। अच्छा, दुमका में जितने भी पर्यटन स्थल है उसको पहले ध्यान से सुनिए। एक मसानजोर डैम, झुमका जलकुंड, ताता पानी जलकुंड, ये भी दुमका में है। नहीं, एक ताता पानी जो था हमने देखा था लातेहार में, और तपात पानी, याद रखिएगा कंफ्यूजन हो सकता है, ताता पानी लातेहार में और तपात पानी जलकुंड जो है ये दुमका में है, ठीक है? तपात पानी। और उसके बाद झरिया पानी जलकुंड, ये दुमका में है। ततलोई जलकुंड दुमका में है। बारह झरना दुमका में है। बासुकीनाथ मंदिर दुमका में है। छोटे नाथ की मंदिर और मलूटी मंदिर, ये सब दुमका में है। तो देखिए अब देखते हैं, झुमका जलकुंड दुमका में, तपात पानी जलकुंड दुमका में,
बासुकीनाथ मंदिर दुमका में, ठीक है। कल्याणेश्वरी मंदिर, तो अब यहां से कल्याणेश्वरी मंदिर जो है ये जामताड़ा में है। कहां पर? जामताड़ा में। तो जामताड़ा में कल्याणेश्वरी मंदिर और मिहिजाम जो है जामताड़ा में ही पड़ता है। अब हम देखते हैं देवघर के कुछ, जैसे कि त्रिकुट पहाड़ी है वो देवघर में है, त्रिकुट पहाड़ी देवघर में है। तो देवघर में क्या क्या पड़ता है ध्यान से सुनिए, उसके बाद प्रश्नों को भी देख लेंगे। तो त्रिकुट पहाड़ी, बाकुलिया प्रपात, बैद्यनाथ मंदिर, युगल मंदिर, तपोवन मंदिर, ठीक है, तपोवन मंदिर, लीला मंदिर, कुंडेश्वरी मंदिर और सत्संग नगर। सत्संग नगर कहाँ है? देवघर में है। कुंडेश्वरी मंदिर कहाँ है? देवघर में है। लीला मंदिर, तपोवन मंदिर, युगल मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, लीला मंदिर, तपोवन मंदिर, युगल मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर कहाँ? देवघर में। बाकुलिया प्रपात और त्रिकुट पहाड़ी ये देवघर में है। तो बैद्यनाथ मंदिर कहाँ है? देवघर में है। युगल मंदिर कहाँ है? सत्संग नगर कहाँ है? देवघर में है, ठीक है। अब देखिए आगे, तेलियागढ़ का किला कहाँ है? तो तेलियागढ़ का किला है ये आपके साहेबगंज में, जिसे कि पश्चिम बंगाल का या बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। तो ये राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है? तो पहले हम साहेबगंज में जितने भी पर्यटन स्थल उसको देखते हैं। एक तेलियागढ़ का किला, राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य, उधवा पक्षी विहार, दामीन एकोह, मोती झरना जलप्रपात, राजमहल की पहाड़ियां और भगवा कुआं, ये सब पक्षी विहार, ये सब कहाँ है? तो साहेबगंज में है। साहेबगंज में क्या क्या है? तेलियागढ़ का किला, राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य, उधवा पक्षी विहार, दामिन एकोह राजमहल भी पड़ता है, मोती झरना जलप्रपात, राजमहल की पहाड़ियां और भगवा कुआं, ये सब क्या है? साहेबगंज में। तो राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य साहेबगंज, उधवा पक्षी विहार साहेबगंज जिले में पड़ता है, दामिन एकोह राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो साहेबगंज में है। बाराकोपा पहाड़ी, तो देखिए बाराकोपा पहाड़ी कहाँ आता है? तो गोड्डा में पड़ता है। बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा में है। तो गोड्डा में बाराकोपा पहाड़ी और माँ योगिनी मंदिर ये दोनों गोड्डा के प्रसिद्ध स्थल हैं। तो माँ योगिनी मंदिर और बाराकोपा पहाड़ियाँ, तो बाराकोपा पहाड़ी के ऊपर ही माँ योगिनी मंदिर स्थित है, याद रखिएगा। तो माँ योगिनी मंदिर गोड्डा में और बाराकोपा पहाड़ी पर ही माँ योगिनी मंदिर स्थित है। शिवपुर सीता गर्मकुंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा शिवपुर सीता गर्म जलकुंड जो है ये पाकुड़ में है। कहा? शिवपुर सोता गर्मकुंड ये पाकुड़ में है, पाकुड़ में। और बीर खाता का किला राज्य के किस जिले में है? तो ये भी आपके पाकुड़ में है। कहा? बीर खाता का किला कहां पर है? पाकुड़ में है। तो पाकुड़ के जो पर्यटन स्थल है जैसे कि बरमसिया है, शिवपुर सोता गर्मकुंड है, अलीगंज का छोटा किला है और बीर खाता का किला, ये सब कहां है? पाकुड़ में है। तो अब यहां से याद रखिएगा, तो हम लोगों ने झारखंड में जो भी पर्यटन स्थल है उसको यहाँ पर देखा है। आप एक बार ध्यान से इसे सुनिएगा और उसके बाद प्रश्नों को लगाइएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। झारखंड में संचालित प्रमुख ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशंस हुए हैं उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहला ये है कि झारखंड राज्य में संचालित ऑपरेशन ग्रीन हंट का संबंध किससे है? ग्रीन हंट का संबंध किससे है? तो ये है नक्सलवाद उन्मूलन से। नक्सलवाद उन्मूलन से याद रखिएगा, झारखंड राज्य में जो संचालित ऑपरेशन ग्रीन हंट है, ग्रीन हंट वो है आपका नक्सलवाद उन्मूलन से। नक्सलवाद उन्मूलन से झारखंड राज्य में संचालित ऑपरेशन अग्निदूत का संबंध किससे है? तो अग्निदूत का संबंध भी नक्सलवाद के उन्मूलन से ही है। नक्सलवाद उन्मूलन से झारखंड राज्य के सारंडा वन क्षेत्र में संचालित नक्सल विरोधी अभियान का नाम क्या है? तो यह है आपका ऑपरेशन एनाकोंडा। ऑपरेशन एनाकोंडा, तो अगर पूछा जाएगा ऑपरेशन एनाकोंडा किससे संबंधित है? तो नक्सल विरोधी अभियान है। कहां पर संचालित हो रही है? तो सारंडा वन क्षेत्र में संचालित। झारखंड राज्य में संचालित ऑपरेशन नई दिशा का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो ऑपरेशन नई दिशा का जो उद्देश्य है वो नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ना। देखिए झारखंड राज्य के लगभग सारे के सारे जिले नक्सल प्रभावित हैं। लगभग 90% जो जिले नक्सल प्रभावित नहीं है उनमें भी छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं और ऐसा देखा गया है कि जो कुछ नक्सली या फिर जो इसमें जुड़े हैं, कुछ मजबूरियों से भी जुड़े हैं या फिर कोई शौक या बहुत सारे कारण हैं, तो लोगों को अब उससे निकलने का मन है या फिर सरकार चाहती है कि वो मुख्य धारा में आए, मेन स्ट्रीम में आए, उसके बाल बच्चे पढ़े, तो इसलिए बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर यह है कि ऑपरेशन नई दिशा का उद्देश्य जो है ये नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए है। अच्छा, इनमें से कौन सा अभियान धनबाद रेलवे स्टेशन पर डकैती रोकने के लिए शुरू किया गया था? तो धनबाद रेलवे स्टेशन पर डकैती रोकने के लिए ऑपरेशन कॉम्ब शुरू किया गया था। ऑपरेशन कॉम्ब शुरू किया गया था। झारखंड राज्य में संचालित ऑपरेशन जस्टिस का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन जस्टिस का संबंध है मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कराने के लिए। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कराने के लिए ऑपरेशन जस्टिस चलाया गया था, ठीक है, ऑपरेशन जस्टिस। अब हम देख लेते हैं आगे।
झारखंड राज्य में संचालित ऑपरेशन वरुण का उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन वरुण का उद्देश्य है, देखिए वरुण का मतलब क्या होता है? क्या बोलते हैं, समुद्र देवता, और समुद्र मतलब पानी। तो ऑपरेशन वरुण का संबंध है पेयजल की समस्या का समाधान करना। पेयजल की समस्या का समाधान था क्या? झारखंड राज्य में जो ऑपरेशन वरुण चलाया गया वो ये है कि ड्रिंकिंग वाटर की समस्या का समाधान, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर की समस्या का समाधान। झारखंड राज्य में संचालित ऑपरेशन धनवंतरी, तो धनवंतरी जो है इसका संबंध किससे है? तो नकली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए। देखिए धनवंतरी कौन थे? एक महान वैद्य थे, प्रमुख वैद्य। अब वैद्य से संबंधित है तो कुछ चिकित्सा दवाओं से होगा, तो याद रखिएगा नकली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऑपरेशन धनवंतरी चलाया गया था। आगे देखिए झारखंड में संचालित ऑपरेशन मुस्कान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन मुस्कान ये था कि राज्य में जो लापता बच्चे हैं, जो मिसिंग बच्चे हैं, उनको ढूंढने के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया। उनको ढूंढने के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया। तो आप इसे याद रख लीजिएगा, जैसे कि हमने क्या देखा, ऑपरेशन ग्रीन हंट, तो नक्सलवाद के खिलाफ इसे चलाया गया था 2009 में। ऑपरेशन K2 था, एक याद रखिएगा, ये नक्सल विरोधी अभियान था। ऑपरेशन जंगल जो था गढ़वा जिले में संचालित नक्सल विरोधी अभियान था। ऑपरेशन अग्निदूत जो था, जैसा कि मैंने कहा, पलामू उसके आसपास के क्षेत्रों में जो नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन जाल है, ऑपरेशन खोज, ऑपरेशन सामना। तो ऑपरेशन सामना जो था वो पलामू तथा लातेहार क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध या खिलाफ, उसके खिलाफ संचालित अभियान था। ऑपरेशन एनाकोंडा ये था, हमने देख लिया। ऑपरेशन कॉम्ब क्या था? तो धनबाद के रेलवे स्टेशन पर डकैती रोकने का अभियान। ऑपरेशन जस्टिस क्या है? तो मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कराने के लिए। ऑपरेशन टोडरमल, तो भूमि डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित अभियान था ऑपरेशन टोडरमल। ऑपरेशन वरुण पेयजल की समस्या के समाधान के लिए। ऑपरेशन धनवंतरी, तो ये देख लिया। ऑपरेशन मुस्कान, तो हमने ये सब देखा। अब देखते हैं हम आगे। झारखंड के प्रमुख शैक्षणिक स्थान यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को यहां पर हम देख लेते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हम यहां पर देख लेते हैं एक एक करके। चलिए बहुत अच्छे से सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले रांची विश्वविद्यालय, रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा 1960 में। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में, रांची विश्वविद्यालय 1960 में। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यानी कि बिरसा एग्रीकल्चरल BAU राज्य किस जिले में है? तो बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रांची में है। बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 1981 में। बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रांची में है, स्थापना हुई थी 1981 में। कब? स्थापना 1981 में। अब यहां पर देखिए सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी कहां पर है? दुमका में। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर में। और कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में। तो सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी दुमका में, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी चाईबासा में, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर और कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के अंदर। अब देखिए राष्ट्रीय अनुसंधान विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि अध्ययन मतलब लॉ जो एजुकेशन है और जो रिसर्च यूनिवर्सिटी झारखंड राज्य में कहाँ है? तो झारखंड राज्य में ये है रांची में। राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय झारखंड के रांची में है। झारखंड के रांची में है। अब झारखंड राज्य के किस जिले में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय संचालित किया जा रहा है? रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जो है झारखंड के रांची में है। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय झारखंड के रांची में है। झारखंड राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना 2017 में की गई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्थापना 2017 में करी गई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्थापना, यूनिवर्सिटी की स्थापना 2017 में करी गई थी। ठीक है, याद रख लेंगे। अब हम देखते हैं आगे। बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ BIT जो है ये रांची में है। सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थित है? तो ये आपकी दुमका में है। सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी दुमका में है। आगे देखते हैं कि झारखंड राज्य के किस शैक्षणिक संस्थान को IIT का दर्जा भारत सरकार प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये है आपका ISM धनबाद, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, एक मिनट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस जो है, ठीक है, वो ये है, ठीक है, या फिर ये कहा जाता है ISM, ठीक है। अब देखिए झारखंड में विश्वविद्यालय स्तर का एक प्रमुख संस्थान हिंदी विद्यापीठ राज्य के किस शहर में स्थापित है? तो हिंदी विद्यापीठ है राज्य के देवघर में। हिंदी विद्यापीठ राज्य के देवघर में है, ठीक है। झारखंड राज्य के किस जिले में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है? तो धनबाद में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। कौन सा संस्थान राज्य के जमशेदपुर शहर में स्थित है? तो यहां पर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी NML कहाँ है? जमशेदपुर में है। NML कहाँ है? जमशेदपुर में है। और राष्ट्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहा? तो ये धनबाद में, ये अभी हमने देखा। राष्ट्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ देखा हमने? धनबाद में देखा, ठीक है। और ये जो खनन अनुसंधान संस्थान है ये भी धनबाद में है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है, ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है, धातु विज्ञान प्रयोगशाला नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी ये जमशेदपुर में है। झारखंड राज्य के किस जिले में केंद्रीय खनन अनुसंधान? तो ये आपके धनबाद में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान मतलब माइंस जो है, ठीक है, ये धनबाद में है। अब देखिए कहा जा रहा है कि झारखंड के मतलब संस्थान का नाम है और वो कहाँ
स्थित है, इसे यहाँ पर बताने के लिए कहा जा रहा है। कहाँ है ये बताने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गया, यहाँ पर हुआ ऐसा कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ और उसके बाद ये चल गया। तो देखिए बिड़ला संस्थान का नाम क्या है, तो जैसा कि बिड़ला तकनीकी संस्थान कहाँ, रांची में है। बिरसा तकनीकी संस्थान धनबाद, सॉरी ये बिड़ला तकनीकी ये रांची में है। बिरसा कहाँ है, धनबाद में है। राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान जमशेदपुर में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। झारखंड राज्य के किस शहर में पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है, तो ये धनबाद में है। उसके बाद देखिए राजेंद्र लॉ कॉलेज हजारीबाग, धनबाद लॉ कॉलेज धनबाद और छोटा नागपुर लॉ कॉलेज ये रांची में है। ठीक है, अब देखिए झारखंड के भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नामकुम रांची में है। कहाँ पर, नामकुम रांची में है। झारखंड राज्य के किस जिले में कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र है, तो ये रांची में है। सेंट्रल स्कूल ऑफ साइकेट्री कहाँ है, तो ये कहाँ है, कांके रांची में। कहाँ पर, कांके रांची में। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि ये सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये रांची में है। सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची में है। किस जिले में जनजातीय शोध संस्थान अवस्थित है, तो जनजातीय शोध संस्थान है रांची में। कहां पर, रांची में है। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य के किस जिले में मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान, मृदा यानी कि सॉइल पर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो ये है आपका हजारीबाग में। कहां पर है, हजारीबाग में है। अब देखिए कहा जा रहा है कि चावल अनुसंधान संस्थान, चावल अनुसंधान संस्थान ये भी रांची में है। मृदा शोध संस्थान ये भी हजारीबाग में है। चावल भी चावल शोध अनुसंधान संस्थान हजारीबाग और मृदा शोध संस्थान जो है वो हजारीबाग में है। आगे देखते हैं कि जो मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान, मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान गिरिडीह में। कहां पर, मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान ये कहाँ है, तो ये आपका गिरिडीह में है। ठीक है, गिरिडीह में है। राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान, राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान मेदिनीनगर, राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान मेदिनीनगर में। द जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि एक्सएलआरआई, एक्सएलआरआई कहाँ है, तो ये जमशेदपुर में है। ठीक है, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, एक्सएलआरआई कहाँ है, ये जमशेदपुर में है। ठीक है, ये जमशेदपुर में है। आगे देखिए कहा जा रहा है द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस XISS ये कहाँ है, तो ये रांची में है। देखिए XLRI ये कहाँ है, जमशेदपुर में है और XISS कहाँ है, ये रांची में है। ठीक है, द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, अब देखिए झारखंड राज्य के किस जिले में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय अवस्थित है, तो यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय गिरिडीह में है। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है, तो गिरिडीह में है। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय गिरिडीह में है। ठीक है, अब देखिए झारखंड राज्य के किस जिले में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, तो राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा में है। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा में है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय ये लातेहार में है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय लातेहार के नेतरहाट में है। सैनिक स्कूल राज्य के किस स्थान पर है, तो सैनिक स्कूल राज्य के तिलैया में है। कहां पर, तिलैया में है। सैनिक स्कूल राज्य के तिलैया में है। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय जो है, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय जो है ये कहां पर है, हजारीबाग में है। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय कहां है, हजारीबाग में है। झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान अवस्थित है, झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान अवस्थित है, तो ये याद रखिएगा रांची में है। कहां पर है, रांची में है। झारखंड राज्य में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय अवस्थित है, तो ये परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय जो है ये तुरामडी पूर्वी सिंहभूम के तुरामडी में स्थित है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो हजारीबाग में है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, हजारीबाग में है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, हजारीबाग में है। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो रांची में है। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान रांची में है। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान रांची में है। झारखंड राज्य के किस जिले में सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल की स्थापना की गई है, तो ये किया गया है हजारीबाग में। देखिए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी हजारीबाग में और सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल की स्थापना कहाँ की गई है, हजारीबाग में करी गई है। ठीक है, हजारीबाग में। अब हम देख लेते हैं आगे। देखिए दोस्तों कहा जा रहा है झारखंड के किस जिले में झारखंड न्यायिक अकादमी स्थित है, तो झारखंड न्यायिक अकादमी है रांची में। झारखंड न्यायिक अकादमी रांची में है। ठीक है, झारखंड न्यायिक अकादमी कहाँ है, रांची में है। झारखंड राज्य के किस जिले में संस्कृति संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी की स्थापना की गई है, संस्कृति संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी हजारीबाग, संस्कृति संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी हजारीबाग में है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि जो संत कोलंबा डिग्री कॉलेज की स्थापना
किस संस्था के द्वारा की गई थी? तो संत कोलंबस डिग्री कॉलेज की स्थापना करी गई थी डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा। अब देखिए झारखंड की राजधानी रांची में किस वर्ष प्रसिद्ध संत जेवियर कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो संत जेवियर कॉलेज की स्थापना करी गई थी 1944 में। कब? 1944 1944 में करी गई थी। ठीक है। अब देखिए लातेहार जिले में प्रसिद्ध नेतरहाट विद्यालय की स्थापना चार्ल्स नेपियर के द्वारा करी गई थी। चार्ल्स नेपियर के द्वारा करी गई थी। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ठीक है। अब देखिए नेतरहाट विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो नेतरहाट विद्यालय की स्थापना चार्ल्स नेपियर के द्वारा 1954 में हुई थी। ठीक है। चार्ल्स नेपियर के द्वारा 1954 में। अब देखिए झारखंड राज्य का सबसे प्राचीन बिजनेस प्रबंधन संस्थान कौन सा है? तो सबसे प्राचीन बिजनेस प्रबंधन संस्थान जो है वही जेवियर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब XLRI, कौन? जमशेदपुर। XLRI जमशेदपुर। अब देखिए झारखंड राज्य में अवस्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना किस संस्था के सहयोग से करी गई थी? किस संस्था के सहयोग से? तो याद रखिएगा यूनेस्को के सहयोग से। झारखंड राज्य में अवस्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना यूनेस्को के सहयोग से करी गई। यूनेस्को के सहयोग से करी गई। अब हम देखते हैं आगे। कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य के किस जिले में राज्य के प्रथम महिला अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की गई है? तो प्रथम महिला अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना रामगढ़ में करी गई है। किसमें? रामगढ़ में करी गई है महिला अभियंत्रण की, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज। राज्य में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये करा गया था 2001 में। झारखंड शिक्षा परियोजना यानी कि झारखंड शिक्षा परियोजना, झारखंड एजुकेशनल क्या बोलते हैं परियोजना परिषद की जो स्थापना है वो 2001 में करी गई थी। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये झारखंड राज्य के बरही, हजारीबाग के बरही नाम से जगह पर है। तो क्या बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये हजारीबाग के बरही में स्थित है। हजारीबाग के बरही में स्थित है। आगे देखिए झारखंड राज्य में अवस्थित भारतीय खनन संस्थान का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। झारखंड राज्य में अवस्थित भारतीय खनन संस्थान जो कि धनबाद में है, इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। अब देखिए इनमें से किस विश्वविद्यालय से अलग होकर, यूनिवर्सिटी से अलग होकर रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार यूनिवर्सिटी से अलग होकर करी गई। बिहार यूनिवर्सिटी से अलग होकर करी गई थी। ठीक है। अब देखते हैं आगे। कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य के इनमें से किस महाविद्यालय को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया था? तो ये किया गया था आपके रांची महाविद्यालय, रांची यूनिवर्सिटी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को के रूप में उत्क्रमित किया गया था, रांची महाविद्यालय को। ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य में किस स्थान पर राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है ये आपके झारखंड के ब्राह्मणे में अवस्थित। तो इसे याद रख लीजिएगा कि झारखंड राज्य के रांची के ब्राह्मणे नाम के जगह पर झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय अवस्थित है। ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो झारखंड राज्य के रांची के ब्राह्मणे नामक स्थान पर राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो हम लोगों ने आज के जितने भी टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने कर लिया। अब एक पार्ट आएगा, लगभग 1 घंटे का आएगा, जिसमें कि हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे और हमारा पूरा झारखंड जीके एमसीक्यू के माध्यम से कवर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लगा है तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा और जल्दी से जल्दी इसका सेकेंड पार्ट हम अपलोड कर देंगे, जिससे कि आप पूरा इसे 2 बार 3 बार 30 वीडियो है, इसे 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए, उसके बाद स्पीड बढ़ा करके देखिए। यकीन मानिए आपसे प्रश्न नहीं छूटेंगे। इसके अलावा जेपीएससी के लिए एक फाउंडेशन कोर्स झारखंड जीके का आप लोगों के कहने पर यहाँ पर चलाया जाएगा और झारखंड जीके का जेपीएससी पीटी के लिए झारखंड जीके का एक फाउंडेशन कोर्स चला जाएगा, जिसमें डिटेल में हम लोग झारखंड हिस्ट्री को, झारखंड ज्योग्राफी को, झारखंड इकोनॉमिक्स, झारखंड पॉलिटी, ये सबको देखेंगे। और भी जो मिसलेनियस टॉपिक्स है, जैसे कि झारखंड में भूमि संबंधी कानून है, कुछ प्रमुख नीतियां हैं, मिसलेनियस है, तो इन सबको हम लोग जेपीएससी पीटी के लिए झारखंड जीके का फाउंडेशन कोर्स चलाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।